प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, और फिर क्या पढ़ा हमने? पूर्णांक। फिर हमने पढ़ा सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्या। यानी हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इससे पहले लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सहअभाज्य संख्या। कहाँ से शुरू करेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं, तो सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं में केवल अगर हम उन संख्याओं के गुणनखंड करेंगे तो उनमें एक के अलावा कोई और संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, कैसे देखो? जैसे सपोज हमारे पास क्या है? 9 और हमारे पास क्या है? अगर आप 9 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा? 3 3 या 9, 3 3 9 और 3 का 3। तो 9 के गुणनखंड कितने आ गए? 3 गुणा 3 गुणा 1। 10 के गुणनखंड करोगे 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो 10 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 5 गुणा 1। तो क्या कॉमन है इसमें? क्या उभयनिष्ठ है 9 में और 10 में? 9 और 10 के गुणनखंडों में क्या कॉमन आया? केवल कॉमन और उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ संख्या वो संख्या हो जो दोनों में होती है, इस ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में। 3 यहाँ है, 3 है यहाँ, 3 यहाँ है, यहाँ क्या है? 5। 1 यहाँ है और 1 यहाँ भी है, तो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 1। इसलिए 9 और 10 कैसी संख्या है? सहअभाज्य। कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं है। और जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं ये कम से कम 2 संख्या होती है, यानी जोड़े में होती है। ठीक, एक संख्या सहअभाज्य संख्या भी होती है। किसी संख्या का सहअभाज्य संख्या होने के लिए क्या कितने संख्या की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 2 संख्या। ठीक है, अगर हमारे पास एक संख्या है 100 और दूसरी संख्या कितनी है? 50। कितनी है? एक तो 100 है और एक 51। क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो हम कैसे पता करेंगे? इनके गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड। अगर आप 100 के गुणनखंड करोगे तो कितना मिलेगा? 50। फिर 2 से करोगे 25 और 25 को 5 से और 5 को 1 से, तो 10 100 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये तो आया। फिर 51 के गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 3 से 3 एकम 3, 2 बचे 40, 3 सते 21 और 17 से कटेगा। तो 51 के गुणनखंड कितने आ गए? 3 गुणा 17 और 1 सबके साथ है। यहाँ दूसरा एक यहाँ पे भी। और तो देखो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में क्या उभयनिष्ठ है? क्या कॉमन है? बताओ। 2 यहाँ है, यहाँ कितना? 3 है, तो दोनों अलग है संख्या। यहाँ 2 है, यहाँ 17 है, यहाँ भी संख्या क्या है? अलग है, ये उभयनिष्ठ में है, यानी कॉमन नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ कोई और संख्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो उभयनिष्ठ क्या कितना है? उभयनिष्ठ 1 है, यानी कॉमन जो है वो 1 है। इसलिए 100 और 51 कैसी संख्या है? दोनों सहअभाज्य संख्या। आगे साइड में कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। तो जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं वे कैसी संख्या होती हैं? जिन 2 संख्याओं के गुणनखंड करने पर उनमें कितना उभयनिष्ठ हो? 1 कॉमन, यानी 1 उभयनिष्ठ हो। 1 यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 9 और 10 कैसी संख्या है? उभयनिष्ठ और सहअभाज्य संख्या है। 100 और 51 में क्या कॉमन है? 1, तो इसलिए 100 और 51 भी कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, जो सहअभाज्य संख्या है ये इस तरीके से बनती है। 1 और ये दोनों की संख्या है सहअभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों गुणनखंड में क्या कॉमन आएगा? 2 और
3, ये भी कई संख्या है सहभाज्य संख्या, क्योंकि दोनों में गुणनखंड करोगे तो एक कॉमन आएगा। ऐसे 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10, 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, 13 और 14, 14 और 15, इस तरीके से चलता रहेगा। ये सारी की संख्या है सहभाज्य संख्या है, क्योंकि सारों में क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। जब आप इन सभी संख्याओं के गुणनखंड करोगे, 1 और 2 के गुणनखंड करोगे तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 1, 2 3 के गुणनखंड करोगे इसमें क्या कॉमन आएगा, 1, 3 और 4 के गुणनखंड करोगे इसमें क्या कॉमन आएगा, 4 और 5 के गुणनखंड करोगे इसमें क्या कॉमन आएगा, 5 6 के गुणनखंड करोगे इसमें क्या आएगा। इन सभी संख्याओं के जब आप गुणनखंड करोगे तो सब में एक एक कॉमन मिलेगा। इसलिए सारी संख्याओं के जो जोड़े दिए हैं आपको, ये सारे कैसे हैं, सहभाज्य संख्या। ठीक है, ये तो क्रम से आ रही, जैसा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, ये तो क्रम से आ रही। लेकिन कुछ अभाज्य संख्या ऐसी भी हैं जो बिना क्रम के भी आ सकती है, यानी कोई कहीं से कहीं भी आ सकती है। जैसे ये आ रही 100 और 51, 51 के बाद 100 नहीं आता, अरे तो कितना गैप है, कितना ही अंतर आ रहा, नहीं आ रहा। तो बस हमें संख्या चाहे क्रम से हो या ना हो, अगर दो संख्याएं दी हैं तो हमें देखना कि गुणनखंड करके उसमें एक कॉमन है तो वो सहभाज्य संख्या है, और अगर एक कॉमन नहीं है तो सहभाज्य संख्या नहीं है। आपके समझ में? बोर्ड एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, ये संख्या के क्वेश्चन पूछता है। 4 विकल्प देगा, कितने विकल्प दिए जाएंगे, जैसे पहला ए विकल्प दे दिया 18 20, बी विकल्प 19 और 36, सी 100 80, डी 15 और 25। तो इसमें पूछेगा निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े में या युग्म में, युग्म का मतलब जोड़ा, निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है इसमें से एक क्वेश्चन। तो आपको इसमें कैसे पहचान, आपको ये पहचानना 18 और 20 में क्या कॉमन है, 19 और 36 में क्या कॉमन है, 100 और 80 में क्या कॉमन है, 15 और 25 में क्या कॉमन है। अब देखो 18 और 20, जब तुम 18 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 गुना 3 गुना 3, 20 के गुणनखंड करोगे तो मिलेगा 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 कॉमन आ गया, एक तो नहीं आया, इसलिए क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं। पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर सी ऑप्शन देखो, 100 के गुणनखंड करोगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, अभी करके दिखाते हैं यहाँ से। और 80 के गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 2 और 5, कितनी संख्या कॉमन आ गई, नहीं, तो ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। 15 में 3 गुना 5 और 25 में 5 गुना क्या कॉमन आ गया, 5, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन बच गया, 19 और 19 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 19 गुना 3, 36 से गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना और गुना फिर क्या, तो क्या कॉमन है, 36 और 19 वाला ये जो युग्म है, योग संख्या कैसी है, सहभाज्य संख्या। सर एक ही कॉमन आना चाहिए, हाँ एक ही आना चाहिए बच्चों। आगे बात समझिए, नहीं आई, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रहेगी बात, पूछा जाएगा ये कि निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है।
ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन। दो या दो से अधिक, ये दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके गुणनखंडों में क्या गुणनखंडों में एक उभयनिष्ठ होता है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं क्या कह रहा है? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, दूसरा याद ध्यान दो, जो सहभाज्य संख्याएं होती है उनका में से कितना होता है? एक। ध्यान रखना, सहभाज्य संख्याओं का में से कितना होगा? एक। ठीक है, कैसे? जब हमने अभी इनकी क्या कहते थे? गुणनखंड के क्या करे थे? गुणनखंड। अब जैसे 8 है और तो जब तुम 8 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 के गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 के गुणनखंड करोगे तो क्या होगा? 3 तिया और 3 एका, तो कितना है? 3 गुना 3 गुना 1। तो 8 और 9 का में से क्या हुआ? जो दोनों संख्याओं में कॉमन, वो तो में से हो गया हमारा, और कॉमन क्या है केवल यहाँ? 1। तो अभाज्य संख्याओं का जो में से होता है वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो में से के आधार पर हम ये भी परिभाषा लिख सकते हैं सहभाज्य संख्याओं की, अथवा जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का में से एक होता है, क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम दो परिभाषा लिख सकते हैं। कितनी परिभाषा? 2। सहभाज्य संख्याओं के बारे में 2 परिभाषा लिख सकते हैं, या तो वे कि वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके गुणनखंडों में क्या लिखना? जिनके गुणनखंडों में, यानी हम इसकी सहभाज्य संख्याओं की 2 परिभाषा दे सकते हैं कि वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके गुणनखंडों में एक उभयनिष्ठ होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखो सब में क्या है? उभयनिष्ठ आया था 1। यहाँ पे सब में क्या क्या कॉमन है? एक एक ही तो उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये सारी संख्या कैसी हैं? सहभाज्य। अथवा फिर हम कह सकते हैं जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का में से कितना होगा? 1 होता है, वे क्या कहला रहे हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो सब में से कितना है? 8 का 9 का में से कितना है? 1 है। तो 8 और 9 जो है एक संख्या बन गई, सहभाज्य संख्या। और ऊपर वाली परिभाषा के अनुसार देखें तो दोनों में क्या कॉमन है? एक ही कॉमन है। तो दोनों परिभाषाएं इसको संतुष्ट कर रही नहीं कर रही इस उदाहरण को? आगे का समझ में बात भाई। पहली परिभाषा क्या कहती है? गुणनखंडों में कितना कॉमन हुआ है? संख्या 1। एक कॉमन है नहीं, एक कॉमन नहीं आ, तो किस संख्या बन गई? सहभाज्य संख्या। दूसरी परिभाषा क्या कहे कि संख्याओं का में से कितना हुआ? 1। तो में से कितना आया? 1।
दोनों परिभाषाएं संतुष्ट हो रही नहीं हो रही, इस कारण तो हम सहभाज्य संख्याओं को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनके गुणनखंडों में एक उभयनिष्ठ होता है सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, या जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का में से एक होता है सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सहभाज्य संख्याओं का में से होता है तो कितना होगा में से? ठीक। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित संख्याओं के युग्म से कौन सहभाज्य संख्या? ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में से कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? जो अभी पीछे उदाहरण कराया था, तो 2% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने परसेंट? नोट कर लो। नहीं, दूसरा टॉपिक है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? ठीक है, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में भाज्य संख्याओं से, और उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और इसकी परिभाषा भी देखेंगे और किन्हें किन्हें कहते हैं भाज्य संख्याएं। देखो, भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं के भी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। इससे अधिक? दो से अधिक गुणनखंड, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जिन संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होंगे उस संख्या के लिए भाज्य संख्या है। अब अगर हम संख्याएं लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखो, इनमें से हमें ये पता लगाना है कौन सी भाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम पहली संख्या देखें 1, तो 1 का गुणनखंड कितना होगा? केवल एक ही होगा, 1 ही। और परिभाषा क्या कहती है? 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ एक भाज्य संख्या नहीं। 2 को चेक करेंगे, 2 के गुणनखंड कितना है? 2 एकम 2 और 1 भुलाएगा 2। हर संख्या अपने आप का एक गुणनखंड होती है, तो 2 का जो गुणनखंड होगा वो 2 भी होगा और 1 भी। तो 2 के गुणनखंड कितना है? 2 या 1 बस। हराने कितना चाहिए? 2 से अधिक। तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। 2 भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या नहीं है। फिर 3, जब तुम 3 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा? 3 एकम 3 कट गया पूरा। तो कितने गुणनखंड आए? 2, 1 और 3, 1 और 3। कितने गुणनखंड आए थे? केवल 2। तो 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। आने चाहिए कितने? 2 से अधिक आना चाहिए गुणनखंड, इससे अधिक 2 से अधिक। अब बात करते हैं 4 की। 4 को भाग करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो 4 के कितने गुणनखंड आ गए? 4 के गुणनखंड आ गए 3, 1 आ गया, 1 2 और 1 4। क्योंकि हर संख्या अपने आप का गुणनखंड हुए, 4 का गुणनखंड 4 भी होगा। समझ गए? जैसे गुणनखंड कितने आ गए? 3। कितने आ गए? 2 से अधिक है नहीं। तो 4 कैसी भाज्य संख्या है? भाज्य। 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। 5 के गुणनखंड करोगे तो होगा 1 और 5, जो भी भाज्य संख्या। 6 के गुणनखंड करके देखो 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 के जो गुणनखंड मिले आपको क्या क्या मिलेंगे? 1 मिला, 2 मिला, 3 और 4 गुणनखंड बन गए नहीं भाई? हर संख्या अपने आप को 2 गुणनखंड हुए, तो 6 तो आ गए आप, और 1 और 2 और 3। तो कितने गुणनखंड हो गए? 4 हो गए नहीं? तो ये भी कई संख्या है क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। हमारे का समझ में? ऐसे ही 8 9 10 12 और 14 ये सब कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि जब तुम इन सबके गुणनखंड करोगे तो तुम्हें इनके गुणनखंड 2 से अधिक मिलेंगे, और जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। आगे बात समझ में भाज्य संख्या कैसे कहते हैं? अब ध्यान दो भाज्य संख्याओं की विशेषता।
भाज्य संख्याओं की विशेषताएं। भाज्य संख्याओं की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होंगी? सबसे पहली विशेषता, जो भाज्य संख्याएं हैं इनके गुणनखंड कितने होंगे? 2 से अधिक। तो यहाँ लिखेंगे पहली विशेषता तो ये है कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या गुणनखंड कितने होंगे? 2 से अधिक। फिर दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या। कौन सी भाज्य संख्या? देखो हमने एक से शुरू करा था ना, एक भाज्य संख्या नहीं बनी, 2 भाज्य संख्या नहीं बनी, 3 भाज्य संख्या नहीं बनी, कौन बनी भाज्य संख्या? 4 बनी। तो भाज्य संख्या कहां से शुरू हुई? 4 से। और जो संख्या जहां से शुरू होती है वो उसकी क्या होती है? सबसे छोटी संख्या। इसकी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 4। आगे समझ में? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। आगे बात समझ। दूसरा, तीसरा, ये सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। 4 कैसी संख्या है? सम है नहीं, क्योंकि 2 से कौन तो विभाजित हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी क्या होती है? 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 ही होगी। पिछलाने के लिए दे देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें पता 4 है, लेकिन कभी कभी ऐसे दे दे सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। तो सम भाज्य संख्या क्या होगी? 4 ही होगी। 4 सम संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या कौन सी है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सर की 2 भी हो सकता है सम संख्या। हाँ, तो यहाँ तो 4 है ना, तो सम संख्या कल पढ़ाया था नहीं, 2 भी हो सके सम संख्या, लेकिन 2 भाज्य संख्या तो नहीं है। आई समझ में? 2 सम संख्या है लेकिन 2 भाज्य संख्या तो नहीं है। हमें वो संख्या देखनी जो सम भी और भाज्य भी हो। तो ऐसी संख्या केवल 4 सबसे छोटी। समझ गए? तो ये क्या है? भाज्य संख्या की विशेषताएं। गुणनखंड क्या होंगे? 2 से अधिक। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4। बस एक इसमें ये पॉइंट सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होगी वो क्या होती है? 9। क्या हो गए? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है कौन होती है? 9। आगे समझ में ये बात? तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी खासियत है भाज्य संख्या। ठीक है, परिभाषा लिख लो पहले एक बार। अब आप इसकी पहले परिभाषा लिखें। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती जैसे, अभी मैं शब्द निकाल लेंगे। कौन था पहले? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 है, 15, 18, 20, 21, 22। ये सब की संख्याएं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पर जो क्वेश्चन है उस तरीके से पूछा जाएगा। वह क्या कीजिए कि
3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों बने। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम इस संख्या को हल करेंगे। कैसे, इसका हल देखें। सबसे पहले लिखना आपको दिया, क्या दिया, 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7। अब देखो उसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, या फिर ऐसे गुना कर लो या 7 कॉमन ले लो। 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो 7 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 3 गुना 5 और प्लस यहाँ बच गया 1, तो हो गया 7 गुना 3 पंजे 15, 15 एक 16, 16 सत्ते कितने होंगे, 7 6 42 का 2 का, आधे कितने 4, 7 का 7 और 4 112 आ गया। अब इस संख्या का हमें क्या करके देखने, गुणनखंड, क्या करके देखने, गुणनखंड करके देखने। अगर इस संख्या के गुणनखंड क्या आगे 2 से अधिक तो भाज्य संख्या है, 2 से अधिक नहीं आए तो भाज्य संख्या नहीं। अब क्या करना है, इसके गुणनखंड करने, 12 के गुणनखंड 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 8, फिर 2 से 7 और फिर 2 7 से, तो देखो 112 बराबर कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसके जो गुणनखंड है वो क्या आगे 2 से अधिक, क्या आगे 2 से अधिक, इसलिए 112 की संख्या है भाज्य संख्या। हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ हाँ 112 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 112 के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। कैसे लिखें, आगे बात में जब आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए, व्याख्या कीजिए कि 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 भाज्य संख्या क्यों है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो संख्या थी इसको हल करना है। 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7, 7 में दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन वो होता है जो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 7 12 यहाँ क्या बचा, 3 गुना 5 और 7 चला गया, यहाँ बचा 3 पंजे 15 1 16, 16 सत्ते कितने 112। अब हम यहाँ क्या करें, जो यहाँ पे संख्या मिलेगी, संख्या तो हमने हल कर लिया, ये संख्या मिलेगी। अगर इस संख्या करेंगे हम गुणनखंड, अगर गुणनखंड करने पर ये गुणनखंड कितने मिले, 2 से अधिक, क्या है, अगर ये गुणनखंड है 2 से अधिक तो दी गई संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या। हम क्या लिखेंगे, 112 के गुणनखंड कर लेंगे, 112 गुणनखंड क्या है, कितना है, 2 से ज्यादा, 1 2 3 4 5, 2 से ज्यादा है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ 112 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 112 के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ लिखना 100 गुणनखंड हो गए, क्या लिखना, हाँ 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त